तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने आपका हिंदी का 4 सैंपल पेपर ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके देखिएगा। चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको सारे सैंपल पेपर, जी हाँ बच्चों, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। हिंदी के 4 सैंपल पेपर, इंग्लिश के सैंपल पेपर, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे सैंपल पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। और फ्यूचर में जो भी हम लोग सैंपल पेपर अपलोड करेंगे ना, वो सारे सैंपल पेपर्स के लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो, देखिए ये बात मैं बार बार ही बोलता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जो आपका 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 20 फरवरी 2023 का जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो हम लोग पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे वही पेपर का पैटर्न आपका 20 तारीख के पेपर में आएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें से सेम टू सेम डिक्टो रिपीट होकर के आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं ना वीडियो को, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना बच्चों, यकीन मानिए, तो उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। अंदर से आवाज आती है कि यार बच्चों को सैंपल पेपर्स की जरूरत है, हमें और सैंपल पेपर अपलोड करना चाहिए। तो हम आपके लिए और भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आपका हिंदी इलेक्टिव होता है। और हिंदी का जो आपका पेपर होगा बच्चों, ये आपका 3 घंटे का होगा और अधिकतम अंक जो आपका रहने वाला है वो 80 नंबर रहने वाला है। मतलब 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड की पेपर जो होगा आपका वो कैसा आएगा, तो जो बोर्ड का पेपर होगा आपका वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि जो हम लोग ये सेट नंबर कर रहे हैं, ये सेट नंबर 1 है। आपका जो पेपर आता है सेट 1, 2, 3 और 4 करके आता है। ठीक है, तो ये चारों सेट में से कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है। ये चारों सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। वापस से अब मैं सेट 1 लेकर के आया हूं एक नए सीरीज के सैंपल पेपर्स की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका सीरीज बदलता है, सेट नंबर आपका कॉमन रहता है 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो हमने एक दूसरे सीरीज की 4 सेट की सैंपल पेपर्स देख ली है। अब हमारा जेएसके वाला सीरीज चलेगा, जिसमें हम लोग सैंपल पेपर देखेंगे हिंदी का। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का। अगर नीचे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि 14 जो प्रश्न है, यानी 14 क्वेश्चन जो है आपसे पेपर में पूछे गए हैं, जिनका आंसर आपको देना है। 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को रीड करने के लिए मिलता है, आपको पता ही होगा। नीचे चलो तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है इंग्लिश में, जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश में यही बात बता रखा है कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर कह लीजिए है, इसके अंदर आपका 2 खंड होगा, खंड अ और खंड ब, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए और बी भी बोल सकते हैं। और टोटल आपसे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 48 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे खंड अ के अंदर, यानी सेक्शन ए के अंदर। वस्तु परक बोले तो ज्यादातर इसके अंदर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे पूछे जाएंगे और उसमें से 40 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि खंड ब जो होगा आपका, यानी सेक्शन बी जो होगा, उसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न बोले तो लिख करके उत्तर आपको
देना है बच्चों उन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। आंतरिक विकल्प बोले तो अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। आगे देखिए बता रखा है कि निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना है आपको और उसके बेसिस पे अपना जो आंसर है वो लिखना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर अगला है। यहाँ पर दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी दोनों सेक्शंस के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना कंपलसरी है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि दोनों खंडों के अंदर, दोनों सेक्शंस के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आप क्रमशः, जैसे कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर लिया तो फिर कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कीजिए, फिर 3 अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद 4 अटेंड कीजिए। इस टाइप से अपना जो पेपर है वो कीजिए अगर आपसे हो पाता है तो। इससे क्या होगा, जब टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो उसको आसानी होगा आपका कॉपी चेक करने में। और देखिए जब टीचर को आसानी होगा ना आपका कॉपी चेक करने में, तो ऐसा माना जाता है कि टीचर को अगर आप खुश कर दिए ना तो आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। ठीक है, ये नहीं कि आप गलत लिख के आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पढ़ रखा होगा और जेन्युइनली आपने सही से लिख रखा होगा तो आपको जरूर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ये कुछ बेसिक बातें रही। आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 20 फरवरी को, उससे संबंधित आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर देखिए ज्यादातर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गद्यांश वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। पढ़ करके आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको मतलब चुन करके लिखना है। यानी कि आपको एक गद्यांश पढ़ना है, उसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपको एमसीक्यू वाले टाइप में कह लीजिए आपको विकल्प दे देगा, वो आपको चूज करके लिखना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गद्यांश को देख लेते हैं किसके ऊपर है। ये देखिए इस तरह से दे रखा है कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। जाहिर सी बात है यार, मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अव्यवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं। ऐसे देशों ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर जैसे कि मारणास्त्र तैयार कर दिए हैं। ठीक है, वहीं दूसरे और मनुष्य ही इस भावी मानव विनाश की आशंका से सिहर भी उठा है। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति है या जितने भी इंसान है, सब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ देश इस दुनिया में अपने आप को विकसित बोलते हैं और कुछ देश जो है विकसित नहीं कहलाते हैं। जो विकसित कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जिससे कि पूरे मानव जाति का विनाश हो सकता है। जैसे आप परमाणु हथियार कह सकते हैं, यानी परमाणु बम कह सकते हैं। आपको केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस आपका गद्यांश के अंदर दिया हुआ है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग गया कि ये जो पैसेज है ये मानवों के ऊपर दिया हुआ है और मानवों के जीवन के इर्द गिर्द रह करके इस पैसेज के अंदर बातें की गई हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का प्रयास हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक करके। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि वर्तमान समय में देखिए आज के टाइम पे चिंताजनक ऐसी स्थिति या कह लीजिए या इन्वायरमेंट क्यों बन रहा है। तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आधुनिक तकनीक का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से आज के टाइम में ना चिंता या कह लीजिए चिंता वाला स्थिति पैदा हो रहा है। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक के दुरुपयोग के कारण। ये देखिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो है दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इंटरनेट बहुत तेजी से फैला पूरी दुनिया में, और भारत में जियो आने के बाद तो इंटरनेट बहुत तेजी से फैला। लेकिन जियो आने के बाद इंटरनेट फैल तो गया, लेकिन आप देखेंगे साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे आप देखेंगे एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, उनको कॉल आता है कि नमस्कार ये हो रहा है, आपका एटीएम एक्सपायर हो गया, फलाना ढिकना, इस टाइप के कॉल आते हैं और उनके पैसे उड़ा दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट से। तो ये यहाँ पर विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ के रखना होगा। और क्या हो रहा है कि मारन शास्त्रों का विशाल भंडार तैयार करने के कारण आज के टाइम पे चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। यानी कि ऐसे शस्त्र या ऐसे
हथियार जिससे ना पूरे मानव जाति का एक तरह से विनाश हो सकता है, ऐसे हथियार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ये सारे के सारे कारण जो अभी हमने देखा यहाँ पर, ये सारे के सारे कारण आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चिंतनीय स्थिति उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं 4th वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि मारन अस्त्रों का भंडार दिन प्रतिदिन विशाल क्यों होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे अस्त्र जिससे कि विनाश किया जा सकता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका भंडार जो है, स्टोरेज दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है या विशाल होता जा रहा है। तो वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अपने बढ़ते उत्पादन की खपत के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है। यानी कि जो देश, आप जैसे अमेरिका ले लीजिए, यूरोप में बहुत सारे देश हो गए हमारे, ऐसे जो देश है ना, वो अपना एक तरह से कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या लीजिए, कंजम्पशन तो नहीं बोलूंगा, प्रोडक्शन कह लीजिए, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा हथियार वो बनाएंगे तो उसको बेचना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उनका आबादी तो कम है, तो उनको तो कम हथियार की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे अमेरिका ने कोई चीज बनाया तो वो इंडिया को बेच देता है, रशिया ने कोई चीज बनाया तो वो इंडिया को बेच देता है। जैसे रशिया से हमने S-400 मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, वो खरीदा है। ठीक है, और भी हम बहुत देशों से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अस्त्र है या हथियार है, ये बढ़ता क्यों जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो देश है इनको बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बेचे, अपना जो खपत है बढ़ाएं वो। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे हमारे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव देखने को मिला है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इससे क्या हुआ है कि आपसी प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है। यानी कि आपस में जो कंपटीशन होता है ना, कि मैं तेरे से आगे निकलूंगा, मैं तेरे से आगे निकलूंगा ना, ये चीज पूरी दुनिया में तेज हो गया है। हर एक देश चाहता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से पहला वाला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं है। यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मानव के लिए, जो उनका भविष्य है, मानवों का भविष्य है, उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं है। उनको मतलब है कि यार जो हो रहा है होने दो। ठीक है, तो वो ऐसे लोग हैं जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि अंधाधुंध प्रकृति को नुकसान पहुंचाओ, पैसा आना चाहिए भैया, पैसा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये पूरी कह लीजिए मानव जाति के लिए खतरा होते हैं, और उनके भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आज तो आप सारे पेड़ काट देंगे, कल को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। कल तो आपके बच्चे होंगे, आगामी जनरेशन आएगी, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। इनका मानना है कि भैया दबा के पेड़ काटो, दबा के प्रकृति का नुकसान करो, पैसा छापो और निकल लो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है, आप कह सकते हैं, वो मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं होते हैं। तो इस तरह से दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस श्रेणी के लोग उसके संसार के भावी विनाश को लेकर आशंकित है। यानी कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं जो उनका जो संसार है, उनका जो वर्ल्ड है, वो उसमें जो विनाश होने वाला है, आगे चल के जो दिक्कतें आने वाली है, उसको लेकर के ये आशंकित है। तो वो है हमारे संवेदनशील लोग, यानी क्रिटिकल लोग। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें विकसित कहा जाता है। यानी जो देश ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का, कह लीजिए इस चीजों में जुड़े हुए हैं, तो उनको विकसित देश कहा जाता है। एक होता है अल्प विकसित देश, अल्प विकसित कह लीजिए या अविकसित देश कह लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों की खपत करते हैं अपने देश में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि बढ़ते साधनों ने मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनाने में विशेष भूमिका नहीं निभाई है। ठीक है, तो वो है हमारा निश्चित, ये बनाने में विशेष भूमिका यहाँ पर नहीं निभाई है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन कि विकास जो है सो कि वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया है। तो वो हमारा लोगों को स्वार्थ रहित कर दिया है, कह सकते हैं। ठीक है, लोगों को क्या किया है, स्वार्थ रहित। तो इस तरह से चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घजीवी में कौन सा समास है। तो इसमें आपका
कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है हमारा? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए, जो भी आपका पद्यांश या कह लीजिए जो भी आपका पैसेज देगा उसमें ना लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि इसका एक बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है। शीर्षक टाइटल होता है इंग्लिश में जिसको आप टाइटल कहते हैं, तो क्या हो सकता है? तो आप उसको पैसेज को पढ़े होंगे तो आपको इजीली मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या हो सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बता देंगे आप कि महाविनाश की ओर अग्रसर मानव, ये बेस्ट टाइटल हो सकता है क्योंकि हमने ये जो पैसेज पढ़ा है ये मानवों के ऊपर ही है। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प कहीं ना कहीं हमारा सही उत्तर हो सकता है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ये क्या कह रहा है? नीचे दो अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है, उत्तर वाले विकल्प जो है वो चुन करके आपको लिखना है। यानी दो आपको काव्यांश दे दिया है, दो में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, और जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये 8 नंबर का आप करेगा। तो चलिए देखते हैं एक करके। काव्यांश नंबर 1 जो है हमारा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में खिलाकर पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है। तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रवशेष शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है बच्चों आपका निस्तब्ध वातावरण। ठीक है, यानी कि निस्तब्ध वातावरण आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कवि ने मोतियों से किसकी तुलना की है? कवि जो है यहाँ पर मोतियों की तुलना किससे कर रहा है? तो वो है हमारे पानी के जो झाग होते हैं ना, तो उससे कवि जो है मोतियों की तुलना करता है। ठीक है, इस तरह से कह लीजिए, या मोतियों की तुलना इनसे करता है, एक तरह से कह लीजिए, बात तो बराबर ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आपका भूधर शब्द जो है उसका क्या अर्थ है आपका? तो उसका अर्थ होता है आपका पहाड़। ठीक है, तो यहाँ भूधर शब्द का क्या अर्थ हो रहा है? पहाड़। और बाकी यहाँ पर मोतियों से किसकी तुलना की है? मतलब मोतियों की तुलना की जा रही है, ना कि पानी की। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पर्वतीय इलाकों में किस ऋतु में हमेशा वातावरण परिवर्तित होता है? यानी जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं वहां पर कौन सा ऐसा ऋतु होता है, या कह लीजिए कौन सा ऐसा मौसम होता है जहां पर हमेशा वातावरण जो है इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो वो है हमारा वर्षा ऋतु। जब बारिश का महीना आता है ना, तो आप देखेंगे अगर आप कहीं घूमने गए होंगे, जैसे आप हरिद्वार ले लीजिए, ऋषिकेश ले लीजिए, मैं गया हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जैसे ही बारिश का टाइम आता है ना भाई, तो एकदम से आपका वातावरण चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर पंक्ति में अलंकार बताए। इसमें क्या अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी देख रहे हैं ना, उर से उठ उठ। ठीक है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त पाठ्यांश में किस देव का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर इंद्र देव का उल्लेख हुआ है। बारिश की बात हो रही है, तो देखिए बारिश से संबंधित हमेशा याद रखिएगा इंद्र देव जी हमारे जो बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद्यांश के अंदर इंद्र देव जी का जिक्र हुआ है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मोती की लड़ियों से सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन कि ताल को किसके समान बताया गया है? तो जो ताल है आपका बच्चों, उसको दर्पण के समान बताया गया। दर्पण बोले तो मिरर जो होता है ना, उसके समान बताया गया है ताल को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो पहला वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं इसी के आपका अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर। यहाँ पर बेसिकली आपको एक अथवा दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप जो है अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए किस तरह से हमारा काव्यांश दे रखा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अथवा वाला काव्यांश बोल रहा है कि इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेर जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है, यह समाधि एक लघु समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी है की
तो इस तरह से करके आपका काव्यांश दे रखा है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा काव्यांश रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का प्रयास हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि काव्यांश जो है इसके अंदर आप किसकी समाधि की बात हो रही है। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी की बात हो रही है। आपने देखा ना, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके फूल यहाँ संचित है, पंक्ति में फूल का क्या तात्पर्य है। तो पंक्ति के अंदर फूल का तात्पर्य है रानी की अस्थियां जो है ना उससे, यानी रानी जी जो है लक्ष्मीबाई कह लीजिए, जो रानी है उनकी जो अस्थियां है वो यहाँ पर बताया गया है फूल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा देखिए, थोड़ा समझने का वो होता है आपका ना, कि आपने एक बार जो दे रखा है आपका काव्यांश, इसको अच्छे से समझ लिया तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको इजीली आप अटेंड कर पाएंगे। तो जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसके अंदर पूरा कोशिश किया कीजिए कि अपने जो दे रखा है आपका पैसेज उसको अच्छे से रीड करें, समझिए उस चीज को कि क्या कह रहा है वो। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन ए पूरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो एमसीक्यू में आपको दिमाग लगा करके एमसीक्यू सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको ना कई बार कंफ्यूजिंग वाला एमसीक्यू भी दे देता है। आपको लगेगा कि यार ये दूसरा वाला भी सही हो सकता है, तीसरा वाला भी सही हो सकता है। तो वहां पर आपका क्या काम आएगा, स्मार्ट वर्क काम आएगा। आपको जो 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को रीड करने के लिए, वहां पर अच्छे से रीड कीजिएगा, देन अपना पेपर कीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे तीसरा क्वेश्चन है, देखते हो क्या पूछ रहा है कि वीर का मान कब बढ़ जाता है। जो वीर होता है एक, उसका मान मर्यादा एक तरह से कब बढ़ जाता है। तो वो तब बढ़ जाता है जब वह लड़ते हुए शहीद हो जाता है, तो वीर का मान और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे, जिनको सैल्यूट है, तो वो लोग जब युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं ना, तो उनका मान और बढ़ जाता है। तब उनका मतलब ये आता है कि हाँ फलाना फलाना एक व्यक्ति थे जो आर्मी में थे और वो लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए वीर गति को जो है सो कि शहीद हो गए, इस तरह से कहा जाता है। तो उनका जो वीर है, देखिए आर्मी के जो भी लोग हैं वो वीर तो है ही, और उनका मान और बढ़ जाता है जब वो जंग में शहीद होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी आर्मी को जंग में शहीद होना ही होना चाहिए, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली जब कोई आर्मी का बंदा क्या होता है कि जंग में शहीद हो जाता है तो उसका मान और बढ़ जाता है। तो उसी तरह से आप इसको एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ बताया था। तो यहाँ पर आपको पूछ रखा था कि वीर का मान कब बढ़ जाता है, तो जब वो शहीद हो जाता है ना तो उसका मान और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा वाला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि रानी से अधिक उसकी समाधि प्रिय क्यों है। यानी रानी जी जो थी उनसे अधिक कह लीजिए, उनकी जो समाधि बनाई गई थी वो ज्यादा प्रिय या कह लीजिए पॉपुलर क्यों था उस टाइम पे। तो क्योंकि जो है सो कि उससे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती थी। जब उनकी समाधि को बार बार देखा जाता तो उनको देख करके लगता था कि यार हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, होता है ना। तो उसी तरह से जब उनकी समाधि को देखा जाता था तो और ज्यादा प्रेरणा और ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। इसीलिए कहा जाता है रानी से अधिक उनकी समाधि जो थी वो ज्यादा प्रिय थी। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि सोने की भस्म किससे मूल्यवान होती है। जो सोने का भस्म होता है ना, भस्म मतलब एक तरह से राख समझ लीजिए, तो वो सोने से ज्यादा मूल्यवान होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होता है। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निशीथ का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है रात, यानी कि नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है। तो रस की अगर हम लोग बात करें तो वीर रस है हमारा। कौन सा रस है बच्चों, वीर रस। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि वही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरे के पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से संपादन के किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं संपादन की, तो यहाँ पर आप तथ्यों की शुद्धता, यानी जो भी फैक्ट्स है, ठीक है, वो कितना सही है कितना गलत है उसकी जांच करनी चाहिए। वस्तुपरकता की जांच करनी चाहिए, निष्पक्षता की जांच करनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी आप इसका लिख सकते हैं। सारे के सारे हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप संपादन कर रहे हैं ना तो इन सिद्धांतों को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ठीक है। या जो भी चीज आप सिलेक्ट कर लेते हैं, या मान लीजिए स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लिया आपने, यानी खेल बोल लीजिए, या फिर फाइनेंस यानी कि अर्थव्यवस्था बोल लीजिए, जो भी आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स न्यूज या उसके ऊपर पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके बारे में आपको बिल्कुल रुचि ही नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता है पत्रकारिता का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि रेडियो मूलतः कैसा माध्यम है। यानी कि जो रेडियो होता है, रेडियो तो अमूमन आपने देखा ही होगा यार, कुछ इस टाइप का आपका होता है रेडियो। आपने इमेज देखा होगा रेडियो का, या मैं समझता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने इस्तेमाल भी किया होगा रेडियो। तो ये जो रेडियो होता है जिसके अंदर से आप गाने वगैरह सुन सकते हैं या बहुत सारी चीजें होती है, तो ये कैसा माध्यम है, ठीक है। तो रेडियो जो है आपका वो जो है कि दो रेखीय व यहाँ पर आपका एक रेखीय दोनों माध्यम है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं इसको रिवाइंड वगैरह नहीं किया जा सकता, इसके अंदर से आप चीजों को सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपका क व ख दोनों हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि समाचार क्या होता है। समाचार बोले तो न्यूज, आप देखते होंगे ना टीवी में आता है, देखिए न्यूज आ गया फलाना ढिकना, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया वो हो गया। तो ये होता क्या है। तो समाचार का मतलब होता है किसी भी विचार की रिपोर्ट, कोई भी जो विचार होता है, कोई जो चीजें होती है उसका रिपोर्ट करना, ठीक है। या कह सकते हैं किसी भी ताजा घटना की रिपोर्ट करना या किसी समस्या की रिपोर्ट करना, ये सारा हमारा समाचार होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकता है, कोई भी ताजा घटना की रिपोर्ट करना, ये हमारा समाचार हो सकता है, न्यूज हो सकता है आपका, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि समाचार या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि समाचार जो होता है, जो न्यूज होता है आपका या रिपोर्ट कह लीजिए, उसको पब्लिश करने का, उसको छापने का एक समय सीमा होता है, एक टाइम लिमिट होता है। तो उसको क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं कह लीजिए, तो डेडलाइन होता है। बोलते हैं ना कि भाई मैं तेरे को एक डेडलाइन दे रहा हूँ, इस डेडलाइन तक मेरे पैसे नहीं दिए तो 2 रुपए तो तेरे को बहुत मारूंगा, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऐसे क्यों बताते हो। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, क्लासेस अमूमन आपने देखा होगा जो हमारा होता है वो मान लीजिए 40 मिनट का होता है, मिनिमम ले लेता हूँ 30 से 40 मिनट का, या मैक्सिमम जाता है तो 1 घंटा या फिर 1.30 यानी 1.5 घंटे का जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर क्लासेस लेनी है तो एक टीचर जो होता है ना, वो उसको भी थोड़ा जो है सो कि फन में समझाना होता है, फन के तरीके से समझाना होता है, ताकि जो एक स्टूडेंट होता है वो जुड़ सके। जैसे आप एक स्टूडेंट है और आप इतनी लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप अपना एग्जाम जो है अच्छे से दे पाए, तो आप भी चाहेंगे कि कोई बोरिंग सी क्लास ना हो, ठीक है। और एक टीचर भी चाहता है कि यार 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं, तो बोरिंग क्लास लेना कौन नहीं चाहता है, तो कोई भी नहीं चाहता है। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं, पूरा अपना 100% देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे करके आपको क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो ये होता है। तो यानी कि डेडलाइन क्या होता है, एक लास्ट डेट दे देते हैं कि भाई ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक आपको ये काम कर देना है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि समाचार या रिपोर्ट की प्रकाशन में, प्रकाशन मतलब पब्लिश करने के लिए एक डेडलाइन होता है, वो हमारा निश्चित समय सीमा होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प आपको चुनने हैं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु, शिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका चंद्रगुप्त नाटक से। किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस कवि द्वारा रचित है। तो ये जो पंक्तियां जो है आपका, ये जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर रचा है इन पंक्तियों को, या इन पंक्तियों को लिखा है एक तरह से कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लघु सुर धनु से पंख पसारे में अलंकार बताइए। तो इसमें क्या अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा बच्चों, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कविता में भारत के बारे में यह कथन नहीं कहा गया है। क्या कथन नहीं कहा गया है, कि भारत में राजाओं के बीच युद्ध
होते रहते हैं। ये कथन कविता में भारत के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरसाती आंखें के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। तो इससे अर्थ व्यंजित होता है आपका भारतीय संवेदनशील व करुणामयी, ये है हमारा, ये अर्थ यहाँ पर निकलता है। तो इस तरह से चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कि ये काव्यांश आपकी अंतरा या अंतरा भाग 2 जिसको आप कहते हैं पुस्तक के किस खंड से लिया गया। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस खंड से ये आपका जो काव्यांश है वो लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका लिया गया है कविता खंड से। किससे लिया गया है? कविता खंड से बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियोस को बनाने में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। एक लाइक करेंगे ना बच्चों, यकीन मानिए, आप सोचते हैं कि सर एक लाइक करूंगा तो क्या होगा, यार एक लाइक करो आप, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियोस को बनाने के लिए। हजारों करोड़ों अरबों खरबों गुना मोटिवेशन बढ़ जाता है। हमें लगता है यार वीडियो बनाओ, आप बच्चे को जरूरत है, तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी बोल रहा है कि गद्यांश को पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आपको देना है। पांचवा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान जो है सो कि ढलका कर सुन ले। इस सत्य युगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विधा में रचित है। तो ये आपका लघु निबंध जो आपका विधा होता है, लघु निबंध विधा, इसके अंदर ये जो आपका गद्यांश है इसको रचा गया है, इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी किसका प्रतीकात्मक शब्द है। तो घड़ी जो है आपका धर्म के बारे में बता रहा है, इसको यहाँ पर सिंबोलाइज कर रहा है, इसको दिखा रहा है, किसको? धर्म को, रिलीजन को। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि घड़ी देखने में व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाता है। यानी जब आप घड़ी देखते हैं तो उसमें बाधा कैसे उत्पन्न की जाती है, एक तरह से समझ सकते हैं ऐसे। तो वो ऐसे उत्पन्न की जाती है जब जन्म व कर्म के आधार पर ही मनुष्य को ज्ञानार्जन योग्य समझना, तब जो है घड़ी देखने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। ये जो गद्यांश लिखा गया है या रचा गया है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि दृष्टांत का अर्थ लिखना है आपको। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, जिसको एग्जाम्पल भी बोलते हैं आप इंग्लिश में। तो यहाँ पर भी आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये गद्यांश अंतरा भाग 2 पुस्तक के किस खंड से लिया गया है। तो ये गद्य खंड से ये लिया गया है। कहां से लिया गया है? गद्य खंड से। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों छठे क्वेश्चन के अंदर। छठा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प आपको चुनने हैं। वही आपको यहाँ पर भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 नंबर का आपका छठा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जगधर के मन में कौन सा भाव जगा। जो जगधर था उसके मन में कौन सा भावना आया, क्या कौन सा भावना आया था? तो ईर्ष्या का भावना, एक जलन का भावना होता है ना कि यार वो ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। इस तरह का जो जलन का भावना होता है वो ये ऐसा कर क्यों पा रहा है। तो इस तरह का भावना किसके मन में आया था? जगधर के मन में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभागी रात भर कहां छिपी रही थी। तो सुभागी जो थी वो मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में रात भर छुपी हुई थी। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इस पर, इन कथनों पर, इन स्टेटमेंट के ऊपर आपको विचार करना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि वर्तमान युग में औद्योगिक विकास के नाम पर नदी जो है नदियों को गंदे नाले में बदल रही है जो हमारी सभ्यता है। तो बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे
आप देखेंगे बोला जाता है हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नदियां जो है ना उनको गंदे पानी के नाले में बदलते जा रहे हैं लोग। तो ये बहुत बेकार चीज है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्या है, लोगों द्वारा कूड़ा करकट कल कारखानों उद्योगों के रासायनिक पदार्थ से नदियां प्रदूषित हो रही है। लोग जो कूड़ा करकट बिल्कुल अंधाधुंध नदियों में डाल देते हैं, प्लास्टिक वाला कूड़ा करकट और जो रासायनिक केमिकल वाला चीजें जो नदियों में डाल रहे हैं, इससे नदियां जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित यहाँ पर हमारी हो रही है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है, इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में बदल रही है। बिल्कुल सही बात है। सिप्रा, चंबल, नर्मदा, जैसे कि चोरल आदि, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया। ये नदियों के नाम बता रहे हैं। इन नदियों को क्या कर रही है, जो आज की हमारी सभ्यता है, विकास वाली सभ्यता, गंदे पानी के नाले बनाते जा रहे हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए ना यमुना नदी का, देख रहे हैं कितना गंदा आपको यमुना नदी देखने को मिलता है। और जितना पवित्र नदी था ना हमारा यमुना नदी, जिनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, इतनी पवित्र यमुना जी थी हमारी, उनको इतने गंदे लोगों ने क्या किया, गंदा कर दिया। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, यमुना नदी के अंदर झाग आपको देखने को मिलेगा पानियों के अंदर। छठ पूजा के टाइम पे आप देख लीजिए, छठ पूजा के टाइम पे जो बिहारी लोग हैं, जो छठ पूजा मनाने जाते हैं, पावन अवसर छठ जो मनाते हैं वहां जाकर के, तो उनको उस गंदे पानी में स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो विकास की औद्योगिक सभ्यता है ना, उनको नदियों को गंदे पानी के नाले बना दिए हैं। तो क्या करेंगे, लोगों को तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। देखो, विकास करो, लेकिन ऐसा विकास करो कि आप भी उसका फायदा उठा सको और आने वाली जो जनरेशन है ना, वो भी उसका फायदा उठा सके। लेकिन जो विकास की उजाड़ सभ्यता है, वो इस चीज को नहीं समझती है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो घ वाला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे अब हम लोग आ गए चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ क्या कह रहा है कि विस्कोहर किसका गांव है। तो विस्कोहर जो है आपका लेखक विश्वनाथ जो त्रिपाठी जी है, उनका गांव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता था। तो लेखक विश्वनाथ जी जो थे, उनको अपनी माँ के पेट का रंग जो था वो हल्दी मिलाकर बनाई पूरी के रंग जैसा लगता था। सोचिए कैसा रंग लगता था उनको, हल्दी मिलाकर जो बनाई गई पूरी होती थी ना, उसके रंग के जैसा लगता था उनको अपनी माँ के पेट का रंग। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन नंबर आपका बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी बोलते हैं। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, मतलब कि आपको अब इस सेक्शन के अंदर कोई भी विकल्प वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम लोग इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।